नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे मंच पर हैं गिरिजा जी, भारत से 22 साल पहले आई हुई सिंगापुर में, जो बैंक में जॉब भी करती हैं, ट्रेडिंग जॉब करती हैं, राइट? नहीं, ट्रेडिंग फॉर्म में करती हूँ। ट्रेडिंग फॉर्म में जॉब करती हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं, हर जगह मिलती हैं, वीडियोस बनाती हैं और बहुत सारा काम करती हैं अपने कल्चर के लिए, अपनी भाषा के लिए। तो चलिए आइए मिलते हैं गिरिजा जी से। नमस्कार गिरिजा जी, आपका नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है VSS सिंगापुर के मंच पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे घर आए और हमारे VSS के लिए आपने समय निकाला। थैंक यू सो तो मच। जी मेरा नाम गिरिजा है जी और मैं यहाँ पे ट्रेडिंग फर्म में काम करती हूँ। पहले मैं 25 साल बैंकिंग में काम करती थी और उसके बाद मैं अब ट्रेड फर्म में काम करती हूँ। एंड वो जो है पल्सेस और उस पे है। जी 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 जी। तो सिंगापुर में आप कितने साल पहले आए थे? मैं सिंगापुर में 22 साल पहले आई, 2004 में। जी। अच्छा, वैसे तो आपको देखकर आपकी उम्र नहीं पता चलती है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं और क्या करते हैं? मेरे पास 2 बच्चे हैं। हुँ, एक बेटी है जो हांगकांग में रहती है हुँ, एंड देन एक बेटा है हुँ, जो लंदन में रहता था। हुँ। अब वो 3-4 दिन पहले ही वो क्या आ बात गया है! है। आप इतने बड़े बच्चों की मम्मी हैं, आप ज़रा भी नहीं लगती हैं। थैंक यू सो आपने खुद मच। को इतना अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। तो मैं अब ये जानना चाहूँगी कि भिलाई से सिंगापुर तक की आपकी जीवन यात्रा को आप एक वाक्य में कैसे परिभाषित करेंगी? तो गिरिजा जी, आप हमें बताएं कि जब भारत से आप सिंगापुर यहाँ पर आई हैं, तो यहाँ का सफ़र कैसा रहा? भिलाई से यहाँ पे आने का सफ़र एक इंस्पायरिंग जर्नी रही। जी इट्स ब्यूटीफुल। जी। ऐसा सोचा था कि सिंगापुर जाएंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो मेरे हस्बैंड वेंकी के साथ उनकी हम्म शिपिंग के मर्चेंट नेवी शिपिंग में वो हम्म काम करते थे हम्म। एंड देन बस उनके साथ वो सफ़र शुरू हुआ एंड देन चलता रहा। हाँ, चलता तो रहा इसके है। पहले आप किसी और कंट्री में थे? पहले मैं कुवैत में थी एंड हम्म। उसके पहले फिर मैं इंडिया में बॉम्बे में थी एंड देन अच्छा उसके पहले मैं सेल करती थी। अच्छा तो अच्छा। वहाँ 2-4 शिप्स में सेल करी एंड देन बॉम्बे में हाँ 4-5 साल रहे हम लोग एंड देन कुवैत में 6 साल रहे एंड देन उसके बाद हम सिंगापुर आ गए। अच्छा, सिंगापुर आने के बाद इन्फ्लुएंसर बनना है, ये यात्रा कैसे शुरू हुई? ओ माय गॉड, इन्फ्लुएंसर तो अभी मैं 2 साल पहले बनी। जी। हाँ। तो ये कैसे आपको सूझा कि नहीं, मुझे ये कार्य भी शुरुआत करनी है, इस कार्य की भी शुरुआत अच्छा, करनी है? दिस इज अ गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। हम्म इन्फ्लुएंसर, मुझे हमेशा से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का बड़ा शौक था। हम्म स्पेशली तो शुरुआत के दिनों में फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। हम्म फोटोज खिंचवाने का, हम्म खींचने का तो उतना नहीं, खिंचवाने का बड़ा शौक था। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं वीडियोस भी लेने का बड़ा शौक था। जी। फिर धीरे धीरे फिर मैं सीखी हम्म फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की हम्म एंड देन फिर उसके बाद मुझे लगा कि फिर कुछ करना चाहिए, हम्म यू नो। जयपुर में देखा कि संस्कृति के लिए या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो आप किस किस तरह के प्रोग्राम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होना आपने शुरू शुरू किया? यहाँ पे बहुत सारे लाइक हिंदी के बहुत प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हम्म सांस्कृतिक प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हम्म टेम्पल्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो मुझे लगा इनकी वीडियोस लेनी चाहिए। हम्म। लोग यहाँ पे हिंदी कम बोलते हैं। हाँ, तो जी फिर जी। उस मुझे लगा कि इन लोगों की वीडियोस निकाल के हम्म लोगों को दिखाना चाहिए। तो मुझे हम्म। लगा कि हाँ, ये सब मुझे, तो बैंक का जॉब भी करना प्लस ये कार्य भी करना, इन दोनों को कैसे संतुलित ये तो करते हैं? बहुत मुश्किल है। मैं बैंक की नहीं, मैं ट्रेडिंग फर्म में अब हम्म शिफ्ट मूव हो गई हूँ। हम्म 12 साल 13 साल हो गए हैं। तो ये मुझे मुश्किल, थोड़ा सा चैलेंजिंग है कि शाम को मैं 6, साढ़े 6, 7 बजे घर आती हूँ एंड देन वीडियोस प्रोग्राम्स में जाती हूँ जी सैटरडे जी संडे को एंड जी देन इसको वीडियो करो, जी निकालो। मेरे पास जी DJI है, जी उससे निकालो, देन लैपटॉप पे उसको ट्रांसफ़र करो, फिर एडिटिंग करो। मैं खुद ही से करती हूँ एडिटिंग जी एंड देन फिर थोड़ी सी स्क्रिप्ट करो, स्क्रिप्ट लिखो, वॉइस ओवर मैं करती हूँ। तो ये टाइम थोड़ा जाता है, टाइम जी, कंज्यूमिंग है। बिल्कुल, वीडियो बनाना कोई आसान काम आप नहीं जानती है। हैं, यस। जी। और जॉब के साथ वीडियो बनाना, तैयार होना, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और बहुत एफ़र्ट लेने पड़ते हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है?
ओ यस, पहले तो मैंने सोचा कि यूट्यूब बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है कि घर दिखाओ, बाहर दिखाओ, यू नो, इट इज़ नॉट इजी। तो फिर पहले मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे, मेरे बच्चे सपोर्टिव थे कि करना चाहिए, तो फिर मैं स्टार्ट कर गई। स्टार्ट किया, क्या बात है। तो मर्चेंट नेवी के जीवन और विभिन्न देशों की यात्राओं ने आपके जीवन दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन किए हैं? अलग अलग देशों में घूमना, देन उनके कल्चर्स को अपनाना, एंड देन आप ग्लोबलाइज हो जाते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर हाँ, उसको मैंने अपनाया, एंड देन दैट्स अ ब्यूटीफुल तो जर्नी। इस जर्नी में क्या चैलेंजेस आपको महसूस हुए जब आप चेंज मतलब इस चेंज को स्वीकार कर रहे थे? अलग अलग लोगों को, यू नो, अलग अलग देशों में आप जब ट्रैवल करते हो तो अलग अलग लोगों से मिलना, देन उनके कल्चर्स को अपनाना, जी एंड देन फिर उन लोगों से सीखना, तो आप ग्लोबलाइज हो जाते हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर बस, ग्लोबलाइज होते होते फिर आपकी फिर आप सीख पर्सनालिटी, जाते हैं, आपका पर्सनालिटी में व्यक्तित्व है चेंजेस उसी आते हैं, तरह से देन हाँ, चेंजेस सीख आते हैं। जाते हैं। जी, यस, तो इन चीज़ों में आपको मज़ा आ रहा था? बिल्कुल मज़ा आ रहा था। जी। दैट्स तो वाई हम लोग अब सिंगापुर में हैं। अच्छा क्या बात है। तो जैसे कि आपने बताया कि नई-नई जगहों में जाना, वहाँ पे बसना, वहाँ के लोगों से मिलना और वहाँ के जीवन को स्वीकार करना। तो ये इसमें क्या चुनौतियाँ आपको आई हैं? ये एक अपॉर्चुनिटी है, नई नई चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। जी, आप कभी भी सीखने से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल। इसमें आपको एक हिम्मत मिलती है। तो लेकिन जहाँ तक मैं ऐसा जानती हूँ कि जब आप निकली होंगी बाहर तब बच्चे भी काफ़ी छोटे रहे होंगे, तो उनके जीवन में भी सहयोग देना, उनकी पढ़ाई-लिखाई और फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों के लिए वक़्त निकालना, तो ये कैसा देखिए, रहा इन सब के अनुभव? लिए आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, यू नो। नए देश, और स्पेशली हम लोग यहाँ से, सिंगापुर से पहले हम लोग 6 इयर्स कुवैत में थे, 6 साल कुवैत में थे। आपकी माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पॉजिटिविटी होना, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। एक्सेप्टेंस हाँ, आनी चाहिए हर चीज़ हाँ, के वो लिए। सब होना चाहिए, एंड देन प्लस आपको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत देन ज़रूरी आपको एवरी टाइम जो है आपकी जो, क्या कहते हैं, सीखने की जो क्षमता है वो। है। जी, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि सिंगापुर आने के बाद आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का अध्ययन किया। इस निर्णय के पीछे आपकी क्या सोच थी? सिंगापुर में यहाँ पे आपको यदि अपग्रेड नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। जी, जी, जी। आपको, यू नो, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। तो जब हम लोग यहाँ 2004 में आए थे, तो मेरी बैंकिंग की जितनी भी एक्सपीरियंस थी, कुवैत में भी मैंने 6 साल काम किया, और फिर यहाँ इंडिया में भी मैंने शादी के पहले मैं काम की थी। उसके जो सर्टिफिकेट्स है यहाँ पे, फिर आपको बैक टू स्क्वायर वन से स्टार्ट करना जी, पड़ता जी, है। जी। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे फिर से अकाउंटेंसी की कोर्स वगैरह करनी पड़ी, क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे उतने जो वैल्यूएबल वैल्यूबल नहीं नहीं होते है। हैं, जी, जो जिस शहर से जी, मैं आई, भिलाई जी, से आई। जी, जी, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। जी। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि बैंक में जो है मुझे वही सेम पोजीशन पे रिटेल डिपार्टमेंट में रख दिए थे, तो मुझे लगा कि मैं कितने साल वो रिटेल डिपार्टमेंट और ट्रू, वही ट्रू। अकाउंटेंसी तो का आपको काम कुछ करती रहूं। चेंज चाहिए था। कुछ, हाँ, मुझे चेंज चाहिए था, मतलब वो करने के लिए सैलरीज भी मुझे चाहिए, ज़्यादा बिल्कुल, पैसे बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो मुझे लगा उस समय इंटरनेशनल ट्रेडिंग की यहाँ पे बिजनेस बहुत बढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि इंटरनेशनल ये जो ट्रेड की जो है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कोर्स करनी चाहिए। तो फिर मैंने वो कोर्स कर लिया, एंड देन फिर मेरी यहाँ प्रमोशन हो गई। मैं यूको बैंक से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं इंडियन बैंक था वहाँ पे, भारत बिल्डिंग में, रैफल्स पे। तो मैं वहीं से स्टार्ट करी, एंड फिर मेरी प्रमोशन हो गई वहाँ पे जी, जी। ट्रेडिंग डिपार्टमेंट क्या में, बात है। इम्पोर्ट डिपार्टमेंट में, एंड देन देयर इज़ नो लुकिंग बैक। क्या बात फिर है, मैं क्या बात वहीं से मैं जी, अपने जी। जो आपकी जर्नी जो थी वो आपने जर्नी स्टार्ट स्टार्ट की। हुई, एंड देन फिर मैं थोड़े साल, मैं 4-5 साल, आई थिंक 4-5 साल नहीं, हाँ, 6-7 इयर्स मैंने बैंकिंग में काम किया यहाँ पे सिंगापुर में, एंड देन आई मूव टू
जी ट्रेडिंग जी। फॉर्म्स। बातों बातों में आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा यहाँ पे बताया कि जब इंडिया से हम बहुत सारे कोर्सेज करके भी आते हैं, पढ़ाई भी करके आते हैं, फिर भी उन सर्टिफिकेट्स का ज़्यादा वैल्यू नहीं है विदेशों में। इससे जो आज के हमारे बच्चों ने जिस चीज़ का आंदोलन किया है जेन जीज ने, कि हमारी एजुकेशन सिस्टम सही होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। हम कहीं पर भी जाते हैं, हमें वो ओहदा नहीं मिलता जिसके लिए हम हकदार होते हैं। मैंने यहाँ पर सिंगापुर में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लेकिन उन्हें उनकी पोजीशन नहीं दी जाती है सिर्फ एक कारण की वजह से कि भारत के सर्टिफिकेट्स यहाँ पर वो वैल्यू नहीं रखते हैं। उन्हें फिर से वही पढ़ाई दोबारा करनी पड़ती है, 5-6 इवन साल। दो कि उन्हें कितना भी एक्सपीरियंस हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई है, जो कि आज का समय कह रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होने आनी चाहिए, हाँ, होने चाहिए। होनी चाहिए। जी। बैंकिंग से लेकर ट्रेडिंग फाइनेंस मैनेजर बनने तक की आपकी पेशेवर यात्रा से महिलाओं और युवाओं को क्या सीख मिलती है? भाई खासकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर लड़की, हर महिला को। जी जी जी। वो मैं ये कहती हूँ कि बस लेडीज, गर्ल्स को या महिलाओं को अपने फादर की सपोर्ट मिलती है, पापा की सपोर्ट मिलता है, बिल्कुल। उसके बाद भाई बहन पति किसी की भी सपोर्ट नहीं मिलती है। फादर के बाद किसी की भी, पिताजी के बाद किसी की भी सपोर्ट नहीं मिलती है। मैं तो ये कहती हूँ भाई लड़कियां अपने पैरों पे खड़े होना सीखो, कभी भी शादी के बाद नौकरी मत छोड़ो। जी जी, बस। बहुत बड़ा संदेश दे रही हैं गिरजा जी, और ये बात जो है एकदम हमें गांठ बांध लेनी चाहिए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। मैं 40 साल से काम कर रही हूँ, 1985 से काम कर रही हूँ। प्लीज़ लड़कियाँ, लेडीज़, अपना काम मत छोड़िए प्लीज़। अपना बैंक बैलेंस जमा करके रखिए। अपने पिताजी के बाद भाई बहन, हस्बैंड, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा प्लीज़। जी, आपको अगर अपने डिसीजंस लेने हैं तो गिरजा जी की बात ज़रूर माननी होगी, क्योंकि डिसीजन वही ले सकता है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। जी, बहुत बड़ी बात बताई आपने, और हमारे ऑडियंस को जो इतना बड़ा संदेश दिया है ये हमारे लिए बहुत लाभकारी है। तो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति आपका लगाव बचपन से रहा, जैसे कि आपने मुझे बताया, तो यह प्रेम आपके व्यक्तित्व और जीवन में किस प्रकार झलकता है गिरजा जी? मुझे लगता है कि अपने विचार और भावनाओं को मेरा हिंदी से बैकग्राउंड ये रहा कि देखिए, मैं हमेशा से हमारे भिलाई में जो स्कूल है वो हमेशा से इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन मेरा हिंदी से हमेशा इसलिए लगाव था क्योंकि मेरी एक सब्जेक्ट जो है, हम लोगों को सब्जेक्ट जो है हायर हिंदी लेनी पड़ी। एंड मैं तो हायर हिंदी लेने के लिए बहुत उत्सुक थी। अच्छा। क्योंकि मुझे हिंदी सब्जेक्ट बहुत पसंद था। तो वो मैं हायर हिंदी लेके, और मैं उसमें हमेशा से मुझे सब मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। तो इसका कारण ये था कि आपके माता पिता हिंदी बोलते थे? नहीं, वो हिंदी नहीं बोलते थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली वो हिंदी नहीं बोलते थे। तो कौन सी भाषा बोली जाती थी आपके यहाँ? हम लोग दरअसल साउथ इंडियन है जी। लेकिन हम लोग घर पे हम भाई बहन सारे हम हिंदी बोलते हैं। जी जी। और लेकिन हमारी जो भिलाई जो एरिया है वो हम सारे हिंदी बोलने वाले हैं। कोई तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ी हम लोग पहले लैंग्वेज भी बोली जाती थी आपके घर? अभी बोली जाती छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। दोज डेज हम लोग केवल हिंदी ही बोलते थे। एमपी हमारा पहले हम जब रहते थे उसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, एमपी। अभी भी शायद मध्य प्रदेश नहीं, अब छत्तीसगढ़ हो गया है। अच्छा अच्छा। लेकिन सारे लोग जो है, हम अड़ोस पड़ोस एवरीवन, सारे लोग हम हिंदी ही बोलते थे। चाहे कोई कॉन्वेंट स्कूल जाए, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाए, जो कोई भी हो। मतलब क्या कहूँ मैं, टीचर्स हमसे इंग्लिश में कन्वर्स करते थे, लेकिन हम फ्रेंड्स जो है हिंदी बोलते थे। हाँ, हमें इंग्लिश में बोलना या टीचर से बोलना, यानी हमें लगता था ओ माय गॉड, क्या हमें पनिशमेंट मिल गई है। हाँ जी जी। पता नहीं क्यों हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, लेकिन हिंदी आत्मा जो है वो हिंदी से ही जुड़ी हुई थी। हम हिंदी में मिट्टी से निकल कर आए थे। हम हिंदी में सोचते थे और इंग्लिश में
उन्हें बड़े मुश्किल से जवाब जवाब देते थे। देते थे। तो true। मेरी सब्जेक्ट जो है वह हायर हिंदी थी, हम्म, और तब से मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। जी जी। एंड मैं वो उस जमाने में वो मनोरमा या हाँ हाँ वो हाँ, मैगजीन्स आती थी, मैगजीन्स आती थी, सरिता टाइप की, सरिता, उसमें हाँ। मैं 2-2 लाइनें लिखती थी। क्या बात बट है। लेकिन अब लिखना छोड़ दी मैं, उतना नहीं आ मतलब जी, मुझे। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी आपकी जो मिट्टी में बसी हुई थी। वैसे एक कहावत है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बढ़िया। तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये छत्तीसगढ़ के लोगों का कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस या व्यक्तित्व निकल कर आता है कि यहाँ वो कहावत बहुत फेमस है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। तो हम लोग बढ़िया। है। हम तो बढ़िया हैं। अच्छा। पता नहीं, मेरे हस्बैंड यूपी के हैं और हम्म, मैं एमपी की हूँ, तो हम्म, हमारे घर में हमेशा चू चू होती है अच्छा। कि तुम्हारी हिंदी अच्छी कि हमारी हिंदी अच्छी। जी बट हम कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि हमारी हिंदी में स्वीटनेस है। जी तो जी, हाँ, और यूपी वाले हिंदी में थोड़ी सी ठेठ भाषा है। ठेठ लैंग्वेज है, हाँ, भाषा है। हम्म। तो हाँ, बट अब उस पे जब बोलूंगी तो फिर लड़ाई हो जाएगी। क्या बात है। तो आपने बताया कि आज भी आपके YouTube वॉइस ओवर में हिंदी के प्रति आपका प्रेम झलकता है। मैंने भी आपके सारे वीडियोस देखे हैं, आपने हिंदी में वॉइस ओवर किया है सभी वीडियोस में। तो क्या भाषा आपके लिए केवल संवाद का माध्यम है या उससे कहीं अधिक? यूट्यूब में मैं हिंदी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हिंदी मेरी पहचान है, जी और ये मेरी संस्कृति, ये मेरी ट्रेडिशन है। बिल्कुल। और मुझे वॉइस ओवर हिंदी में बोल देना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कहीं से भी लगता नहीं कि मैं इंग्लिश में बोलूं। जी और जहाँ जहाँ मैं जो प्रोग्राम्स में जाती हूँ, मोस्टली वो इंडियन प्रोग्राम्स होते हैं, तो हिंदुस्तानी प्रोग्राम्स, जैसे आप बुलाती हैं, जी आप जी मोस्टली आप मुझे इनवाइट जी करती हैं, जी। इसके लिए मैं बहुत अरे शुक्रगुजार आपका हूँ। आना हमारे लिए सौभाग्य की बात थैंक है। यू सो जी मच, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे उस पर वॉइस ओवर देना भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं हिंदी में देती हूँ, मुझे हिंदी में बोलना अच्छा लगता है, मुझे हिंदी में स्क्रिप्ट लिखना मैं फटाफट लिख देती हूँ। क्या बात। और जहाँ जो लोग मुझे दूसरे लोग बुलाते हैं, तो वहाँ पे मिक्स्ड क्राउड होता है, जैसे चाइनीज़ या लोकल्स हैं वो, तो वहाँ मैं इंग्लिश में देती हूँ। कोई ट्रैवल ब्लॉग हो गया, थोड़ा सा इंग्लिश में देती हूँ, क्योंकि उस पर जो बच्चे हैं 25 साल 30 साल वाले बच्चे हैं जो ट्रैवल ब्लॉग देखते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी मिक्स देती हूँ। जी जी फिर भी वो इंग्लिश हिंदी वाले जो हैं उसमें सबटाइटल्स आ जाते हैं जी इंग्लिश वाले, जी जी जी। तो वो एडजस्ट बिल्कुल करते हैं। एडजस्ट करने करते दीजिए एडजस्ट, हैं। बिल्कुल वो भी सीख बिल्कुल, वो भी जाएंगे, सीखेंगे और आप भी सीखने सीखेंगे। दीजिए। बिल्कुल। तो भाषा इसीलिए तो एक माध्यम है जो कि हमारे विचारों को सामने लेकर आती है। हाँ और आप चाहे हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आजकल तो इतना विकास हो गया यूट्यूब वगैरह में कि ट्रांसलेट आ जाता है, तो हाँ लोगों को समझने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। वैसे गिरिजा जी, मैं थोड़ा सा आपके अनुभव, पर्सनल अनुभव से जानना चाहूँगी कि सिंगापुर में जिस तरह से संस्कृति का विकास हो रहा है, ना कि सिर्फ एक संस्कृति, विश्व की सारी संस्कृतियों का विकास यहाँ पर हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गिरिजा सागा शुरू करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और शुरुआत में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये जो सागा वर्ड है, ये कहाँ से आया आपके जहन में? सागा, ये तो लाइफस्टाइल। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि जी मैं साड़ियों से बहुत प्रेम करती हूँ। ओके। और मैं बहुत छोटी थी जब मैं हम्म, बैंक में, मैं 1985 में मैंने बैंकिंग शुरू की थी काम करना। तब वहाँ पे लोग सलवार कमीज और इंडियन ड्रेसेस जी पहनते थे। मैं जी। कितनी छोटी थी, तब से मैं साड़ियाँ पहनना शुरू कर क्या दी। बात है। एंड साड़ी से मैंने सागा, लाइफस्टाइल सब मैंने वहीं से शुरू किया, कुकिंग, गार्डनिंग, ये सब। और फिर मुझे कहानियाँ, मैंने कहा थोड़ी सी स्टोरीज लिखना मुझे अच्छा लगता है, तो फिर उसी वजह से मैं वॉइस ओवर, एडिटिंग वगैरह, एडिटिंग करना मुझे अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं स्टोरीज बनाती हूँ, बना के उनके बारे में लिखती हूँ। जी जी यदि मैंने कोई वीडियो लिया है तो मुझे लगता है कि उनके बारे में लिखना चाहिए। एज इट इज़ मैं पोस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत नॉइज़ पोल्यूशन, चलो नॉइज़ तो निकल आता है, बट लगता है कि मैं उनके बारे में कुछ सोचूं, कुछ लिखूं,
है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। जी, आपने जो साड़ियों वाली बात बताई, तो क्या आपके घर का माहौल ऐसा था कि आपकी मम्मी, चाची या मौसी जो भी हैं वो साड़ी पहना करती थी, इसलिए आपको उससे ज़्यादा लगाव हुआ? पुराने ज़माने के लोग तो साड़ियाँ पहनते ही पहनते हैं, पर मुझे पर्सनली साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। और सिंगापुर में बहुत कम लोग साड़ी पहनते हैं, जहाँ भी चल आते हैं लोग सलवार कमीज़ या वेस्टर्न पहन के चले आते हैं, और मैं सबको प्रेशर करती हूँ और बोलती हूँ, प्रेशर तो नहीं करती हूँ, बोलती हूँ अरे साड़ी क्यों नहीं पहना। मुझे अच्छा लगता है साड़ी जी, पहनना। जी। और मैं जहाँ जाती हूँ, चाहे वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस हो, मेरे हस्बैंड शिपिंग कंपनी में काम करते हैं, उनके कोलीग्स सारे गोरे हैं, यू नो, दूसरे दूसरे उसके हैं, नेशनैलिटी के हैं, पर मैं जब वहाँ साड़ी पहन के जाती हूँ, दे से ओ यू लुक गॉर्जियस, उन लोग साड़ी को इतना महत्व देते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जब कोरिया भी जाती हूँ, जापान जाती हूँ, जब हम ट्रैवल करने जाते हैं, तो मैं एक साड़ी जरूर पहन के मैं पूरा एक दिन पूरा मैं पूरे शहर में घूमती हूँ, चाहे जापान हो गया, चाहे कोरिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया, कोई भी कंट्री हो, जब हम जाते हैं, ताइवान हो गया, तो सब लोग आके मुझे घूर घूर के देखते हैं कि वाह कितनी सुंदर चूड़ियाँ पहनी है और साड़ी पहनी है, तो मुझे अच्छा लगता है। एंड साड़ी इज़ माय फेवरेट ड्रेस। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। ऑडियंस में आज बताना चाहूँगी कि इनका इंटरव्यू सार्थक हो रहा है, क्योंकि ये भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, भारत के पोशाक को, भारत की ज्वेलरी को और भारत की भाषा को। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान के अंदर ऐसे गुण होना कि जो जिस मिट्टी से आया है निकल कर, उसको अपने साथ लेकर, अपनी जड़ों को साथ लेकर चल रहा है। तो गिरजा जी से हमें ये बहुत बड़ी बात सीखने को मिल रही है कि हमें अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अपनी पोशाक का आदर करना चाहिए, अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप भोजन किस तरह का बनाती हैं? ओह! मैं तो हर तरह का इंडियन खाना मोस्टली बनाती हूँ। मुझे मतलब सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। कुछ तो मैं जहाज़ पे सीख के आई थी, कुछ मैंने अपने मदर इन लॉ सासू माँ से सीख के आई थी, मायके से तो सीख के नहीं आई थी। तो जितना हो सके मैं इंडियन खाना कोशिश करती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल में डालती हूँ। कुछ नए जैसे मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, तो उनके लिए फटाफट क्विक रेसिपीज भी बनाती हूँ। तो हाँ, वैसे आपके बच्चे, आपके हस्बैंड वो किस तरह का भोजन पसंद करते हैं? सारे तरह का, सारा क्यूजिन पसंद करते हैं, हर तरह का, लेकिन हाँ मोस्टली इंडियन। क्या बात है। और आपको किस तरह का भोजन पसंद? मैं भी इंडियन, मोस्टली मैं तो इंडियन खाना पसंद करती हूँ भाई। मेरे लिए दाल चावल मेरे लिए फेवरेट है, और मैं वेजिटेरियन हूँ। क्या बात है। ये बहुत अच्छी बात। वैसे लेकिन अगर पूछा जाए तो क्या चाइनीज़ खाना आपको बहुत मतलब आप पसंद करती हैं, बनाती हैं बड़े चाव से? बनाती हूँ, खा लेती हूँ, बट मुझे खाना हिंदुस्तानी पसंद है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यदि आपको अपने जीवन की पूरी यात्रा को 3 शब्दों में व्यक्त करना हो, तो वे 3 शब्द क्या होंगे और क्यों? अच्छा, वो तो मेरे लिए बहुत आसान है। सबसे पहले डिटर्मिनेशन होना चाहिए जी, एकदम कमिटमेंट होना चाहिए जी, एंड तीसरा जो है डेडिकेशन, अनुशासन या डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, इन 3 स्तंभ ने आपके जीवन को यहाँ तक पहुँचाया है, और आप जिस तरह से मल्टीटास्किंग कर लेती हैं। मेरे पास तो और भी शब्द हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत होना चाहिए। ऑर्गेनाइज जब तक आप नहीं हो तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे जी। सफलता के ये 3-4 स्तंभ जो बताए हैं गिरजा जी ने, वो सचमुच में हर किसी के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, और उन्हें बिना इस्तेमाल के, बिना अपने जीवन में लाए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जी। तो गिरजा जी, अंत में अब हम आखिरी चरण में पहुंच गए हैं अपने साक्षात्कार में। तो मैं जानना चाहूँगी कि आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो नए देश या नए करियर की शुरुआत कर रही हैं, तो आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी, प्रेरणा संदेश देना चाहेंगी? अपने पहचान पे गर्व करें जी। अपने नौकरी करते रहें, है ना, हिम्मत ना हारें जी। बस और क्या। अच्छा, That's it, हाँ। जी। गिरजा जी ने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, और ये बहुत सही बात है कि अपने पैरों पर खड़े हों और अपना कुछ
अपने सीखते अंदर की रहें, प्रतिभा को बाहर निकालें। सीखते रहें। सीखते रहें। कभी सीखने की कोई एज नहीं होती है। जी जी मैं तो आज भी सीखती हूँ। जी जी, सही बात है। तो गिरजा जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं के प्रति वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल देख रही होंगी कि हर जगह वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है और जो कि ज़रूरत भी है समाज को। तो इसके पीछे कोई आपका ऐसा अनुभव रहा हो या आपने भारत में कोई ऐसी चीज़ देखी हो कि आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि नहीं, औरतों को सचमुच में आगे निकल कर घर भी सँभालना चाहिए, प्लस अपनी इंडिपेंडेंस को भी साथ में रखना चाहिए, इस तरह का जो संतुलन है वो बना के रखना चाहिए? आजकल मैंने इंडिया में मैंने देखा है कि लड़कियां आजकल, मैं सच बता रही हूँ, इंडिया में आजकल लड़कियां एज सुन एज शादी कर लेती हैं, जॉब छोड़ देती हैं। मैंने बहुत जगह देखी है। जी। प्लीज़ आप जॉब ना छोड़ें, ये मैंने बहुत देखा है। जॉब छोड़ देती हैं, फिर हाउसवाइफ बन जाती हैं, और उसके बाद फिर ये दहेज लेते हैं कि नहीं लेते हैं मुझे नहीं पता, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद जो है फिर वो प्रॉब्लम में मारी जाती हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। तो जी, ये सारी तो जैसे प्रॉब्लम्स थी ही हमारे समाज में पहले से, अब तो काफ़ी ठीक हो गया है। अपने आप के लिए लड़ो जी और इतना एजुकेट करो अपने आप के लिए, और फिर यही सब चीज़ें हैं। जी हाँ, जी, एजुकेट करो अपने आप, बिल्कुल। एंड देन किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, हिम्मत अच्छा, मत हारो। इसके साथ साथ रिश्तों को किस तरह से बनाए रखना है, क्योंकि जिस तरह के आजकल रिजल्ट या समाचार निकल कर आ रहे हैं कि लड़कियां रिश्तों को कहीं पीछे छोड़ रही हैं, तो वो संस्कार को बनाए रखना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परिवार से जुड़े रहें। आजकल जो है बच्चे परिवार से जुड़े नहीं रहते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं, संस्कृति से जुड़े नहीं रहते हैं, मतलब वही ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते हैं। ये सब करना चाहिए बच्चों को, एंड देन स्पेशली लेडीज को। हाँ, साथ में टुगेदर खाना खाएं, बिल्कुल, वो तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अपने अपने टीवी रूम्स में चले जाते हैं, अपने टेबल पे खाना नहीं खाते हैं बच्चे, है ना? तो महिलाएं पहले से भी रिश्तों को महिलाएं क्या, बच्चे भी नहीं, जोड़ कर रखने की जो हिम्मत थी, जो स्ट्रेंथ थी उनके अंदर, खत्म हो गई वो आजकल, खत्म होती जा रही है, तो जो कि हमारे समाज के लिए ये घातक है। हाँ, वो चीज़ हमें हमेशा जिंदा रखनी चाहिए। हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, हम अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएंगे, हम बोल्ड भी हो जाएंगे, हम मॉडर्न भी हो जाएंगे, लेकिन हमारी जो रिश्तों वाली ताकत है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे हमें आज भी जिंदा रखना चाहिए और हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महिलाओं की एक शक्ति है। न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं इंडिया में, न्यूक्लियर फैमिली होके इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फैमिली है, वो अपने पेरेंट्स को मिलने नहीं जाते हैं, और हम लोग इतने दूर होके भी हम लोग हर 3-4 महीने में जाते हैं। जी। जबकि हम लोग भी यहाँ रह के न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे तो। 3-4 महीने में हम इतनी दूर से हम चले जाते हैं। जी। लेकिन वहाँ लोग, फॉर एग्जांपल हम रायपुर भिलाई में रहते हैं, बॉम्बे में उनके बच्चे रहते होंगे, तो वो नहीं जाते हैं, वो साल 2 साल 3 साल में एक बार जाते हैं। रादर हम सिंगापुर में रह के हर 3 महीने में जब भी मौका मिले हम चले जाते हैं। पीपल शुड अंडरस्टैंड, बच्चों को जाना चाहिए, स्पेशली लेडीज को। टुगेदरनेस नहीं है उनमें आजकल। बिल्कुल। तो यही चीज है। जी गिरिजा जी, आपकी बातें बहुत बहुत सार भरी और रस भरी और बहुत ही समझदारी भरी थी। देखिए, गिरिजा जी ने हमें सिखाया कि हमें अपनी पॉकेट तो भरी रखनी ही चाहिए, लेकिन मन भी भरा रखना चाहिए। बिना रिश्तों के मन खाली होता है, और खाली मन कभी भी प्रगति नहीं कर पाता है। तो गिरिजा जी से हमने बहुत कुछ सीखा। गिरिजा जी, आपने आकर हमारी महिलाओं को इतना प्रेरित किया, और आप खुद भी अपने जीवन में नई नई चीज़ें लेकर आ रही हैं, सीख रही हैं, सिंगापुर में काफ़ी नाम भी कमा रही हैं, एंड लोगों से जान पहचान भी हो रही है, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक अच्छा देश बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं गिरिजा जी। और आप और मैं, शायद हम उन चीज़ों का हिस्सा बने हैं और ईश्वर ने निमित्त बनाया है। इसके लिए समाज को भी धन्यवाद, और आपका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आप हमारे मंच पर आई, हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है। आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच जी, आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, और आगामी भविष्य के लिए आपको ढेर सारी बधाई। आप भी, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।